मुझे आप लोगों से इस वक्त दो गंभीर बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो दूसरा और बढ़ा दिया 19 दिन का। इसका क्या असर पड़ने वाला है, किस तबके पर? और दूसरा मसला है कि इस बीच में पहले से हमारे मुल्क में घृणा और घमंड की बड़ी आफत आई हुई थी, वो बढ़ी है, घटी नहीं है। आमतौर पे माना जाता है कि अगर कोई मुसीबत में हो, कोई जहाज़ में जा रहे हो सब लोग और जहाज़ डूबने लग जाए, तूफान आ जाए, तो सब एक दूसरे का जात भूल जाते हैं, धर्म भूल जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, शक नहीं करते एक दूसरे पर। लेकिन हमारे मुल्क में गंभीर बीमारी के बावजूद हमारा दिमाग इस वक्त दूसरे के खोट देखता है, दर्द नहीं देखता। इसलिए दो बातों पर मुझे चर्चा करनी है। लॉकडाउन में हुआ ये है कि जो चीज़ सामने साफ आई कि हमारा हिंदुस्तान दो तबकों में बटा है। एक तबका 15% रईस लोगों का है जिनके बड़े मकान हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन उनके पास टेलीविज़न है, इंटरनेट है, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो आधा कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं, घर में घूम फिर लेते हैं। और दूसरा तबका 85% लोगों का है जिनके पास, अगर वो शहर में रहते हैं तो उनके पास एक कमरे का मकान है या झोंपड़ी है जिसमें एक ही कमरा है, 4-5 लोगों का परिवार है, या परिवार गांव में रहता है तो 4-5 लोग मिलकर उसमें रहते हैं। अब इन लोगों के लिए आपने कहा कि साहब डिस्टेंसिंग बना के रखो, बाथरूम शेयर करना है इनको, घर में खड़े होने की जगह, मुश्किल चलने फिरने की जगह नहीं है, उसी में खाना पकता है, नल शेयर करना है। तो अब इन लोगों के लिए लॉकडाउन के माने क्या, सिवाय इसके कि इनका काम धंधा बंद हो गया, तो काम ज़ीरो, चलने फिरने की आज़ादी ज़ीरो। इनके लिए लॉकडाउन तो जेल से बड़ी मुसीबत। और उसके ऊपर जब इन लोगों को बेचैनी हुई कि भाई हम लोग शहर से अपने गांव चले जाएं, तो आपने लॉकडाउन में से 3 घंटे का वक्त दिया। 8 बजे घोषणा की, 8:30 बजे, और 12 बजे चालू कर दिया। जाने का वक्त ही नहीं था, गाड़ियाँ बंद कर दी, बसें बंद कर दी, स्कूटर बंद कर दिए। कहाँ जाते? हज़ारों किलोमीटर का, सैकड़ों किलोमीटर का फासला लोगों ने, कई लोगों ने, लाखों लोगों ने तय सोचा कि हम पैदल ही चले जाएं, सर पे सामान रख के, बच्चों को साथ लेके, औरतों को साथ लेके। बीच में पुलिस ने जाती उनके ऊपर की। ये लॉकडाउन मेरी समझ नहीं आया, तो साफ समझ में आया कि भाई सरकार ने तो जो अपनी दूरदर्शिता दिखाई वो तो है अपनी जगह, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बीमारी ये है कि हमारा हिंदुस्तान दो तबकों में बटा है। रईस तबके ने अगर आपके लिए सेकेंडरी काम लगा दिया कि चलो भाई ऑटो चला के आप उनको ले जाओ, रिक्शे में घुमा लाओ, तब तो आपको काम मिल गया। उनने वो काम बंद कर दिया तो आप बेकार हो गए। यानी 85% लोगों की जिंदगी सब सर्वियंट है, उनके ऊपर आधारित है, जो ऊपर के 15% लोग हैं। ये गुलामी की सूरत है। तो इस वक्त मुझे लॉकडाउन में इस बात का बड़ा गहरा एहसास हुआ कि हमारा हिंदुस्तान दो तलों में बटा हुआ है, दो दायरों में बटा हुआ है। एक खुशहाल है, अपनी बातें मनवाता है, और बीमारी ये जो आई है उसी की तरफ से आई है। ये बीमारी हवाई जहाज़, हवाई यात्रियों के जरिए आई है, और ज़्यादातर हवाई यात्रा वो लोग करते हैं जो उच्च वर्ग के होते हैं। हाँ ठीक है, कुछ मजदूर तबके के लोग भी हैं, कारीगर तबके के लोग भी हैं जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, उनके ज़रिए भी कुछ जगह हुआ है ये। लेकिन लार्जली जो बीमारी आई है वो यूरोप, अमेरिका के ज़रिए आई है, और वहाँ से रईस लोगों के ही रिश्तेदार, उन्हीं के परिवार के लोग या वो खुद लेके आए हैं इसको। तो बीमारी कौन लेके आया और मुसीबत किसको झेलनी पड़ रही है? खामी सरकार से ये हुई कि इन्होंने 24 तारीख को लॉकडाउन किया मार्च में। ये मार्च के शुरू में अगर हो जाता और लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी, आइसोलेट करते आप बाहर से आने वालों को, उन पर निगरानी रखते, तो फिर ये बीमारी तो बाकी लोगों के लिए मुसीबत को ना झेलना पड़ता। लेकिन चलो आपसे चूक हो गई। अब आपने एक्सटेंशन की जो बात करी, आप मुख्य सवाल भूल गए कि हिंदुस्तान का इस वक्त फसल काटने का वक्त है। शहर का मजदूर तो बेरोजगार हो ही गया, गांव में फसल काटने का वक्त है। तो किसान के पास आमदनी का एक ही जरिया है, जब फसल आती है तो बाजार में बेचता है, उससे गुजर बसर करता है अपनी। ज़्यादातर लोग फसल आते ही हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर फसल बेचते हैं ताकि वो कटाई का पैसा चुका सकें, दूसरे खर्चे चुका सकें, लेकिन वो हो नहीं पाया।
क्योंकि गांव में आपने या सरकार ने जो खरीद केंद्र, सरकारी खरीद केंद्र होते हैं वो खुले नहीं हैं। 21 दिन तो निकल गए, आज 24 दिन निकल गए। अब उम्मीद है कि 20 तारीख के बाद शायद चालू हो जाए। इसके लिए फ़ौरन चालू किया जाए, गांव के किसानों का अनाज फ़ौरन खरीदा जाए। और सब्जियों फलों पे तो तोहमत आ गई है। हालत ये है कि किसान अपनी सब्जी शहर में बेचने जाएगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं उसके पास, ट्रक बंद हैं, बसें बंद हैं, ट्रेन बंद है। अब अगर किसी के पास, ज़्यादातर लोग जो छोटे छोटे सब्जी वाले हैं अपने इन्हीं साधनों से ले जाते थे, अब अपना किसी का ट्रैक्टर हो, बड़ा कोई आसामी है, बड़ी सब्जी वाला है तो कर सकता है, छोटे वाले को तो बड़ी परेशानी आ गई। और दूसरी मुसीबत खड़ी ये हो गई कि फलों का, अब बड़ी मंडियों में फल जाते हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आम का फल आया हुआ है और तमाम जगह दूसरे किस्म के फल आए हुए हैं। अब वो चीज़ इतनी परेशानी किसानों को हो रही है कि उनकी साल भर की आमदनी का जो ज़रिया है वो लगभग आमदनी या तो आधी रह जाएगी या और घट जाएगी। ये बड़ी संकट की बात है। तो लॉकडाउन में मेरा मशवरा ये है कि आप लोग इस वक्त पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। सरकार पर दबाव डालें कि सरकार 3 काम करे। गांव में फ़ौरन बिक्री केंद्र खोले, अनाज खरीद केंद्र खोले। नंबर 2, गांव में मनरेगा काम फ़ौरन चालू किया जाए। पिछले 1 महीने मनरेगा का काम 100 गुना घटा है, 1% रह गया है। जितना होता था उसका 100 गुना घटा है। इसको फ़ौरन चालू किया जाए और भुगतान फ़ौरन किया जाए। आमतौर पे 3 महीने लगते हैं भुगतान करने में, वो ठीक नहीं है। तो एक तो ये किया जाए। और तीसरी बात यह कि आप सब लोग अपनी तरफ से, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसमें कुछ सार की बातें हैं, कुछ बेकार की बातें हैं। जो सार की बात को पकड़ लें, सार की बात 2 है कि आप मास्क लगाएं और एक दूसरे से फासला बना के रखें। ये 2 काम की बातें हैं, इनको आप पकड़ लें। बाकी बातें फजूल की हैं, उनको छोड़ें। तो आप अगर सच्ची बात पकड़ेंगे, और एक बात और, ये बीमारी फेफड़ों की बीमारी है, कोरोना वायरस फेफड़ों की बीमारी है। तो आप अगर अपने फेफड़ों में और कोई बीमारी न लगने दें, तेल खटाई का परहेज करें ताकि आपको जुकाम खांसी वगैरह ना हो जाए, तो इस बीमारी का असर आप बहुत कम कर लेंगे। वैसे भी शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत तो शरीर में ही होती है, और जब शरीर दूसरी बीमारियों से ना घिरा हो तो नए वायरस का भी मुकाबला कर सकता है। आखिर जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है, बड़ी तादाद में 90% लोग तो बच ही जाते हैं। इसलिए आप घबराएं नहीं। अब मुझे दूसरी बात आपके सामने रखनी है, वो गंभीर है। ये तो शारीरिक बीमारी की बात हुई। दूसरी बीमारी दिमागी बीमारी है। हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई हुई है, कई सालों से आई हुई है, वैसे तो 100 बरस से आई हुई है, जब से फिर सांप्रदायिकता का मसला है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में 3000 बरस से हमने उपनिषदों के होने के बावजूद, वेदों और रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथों के होने के बावजूद एक चीज़ पर काबू नहीं पा पाया, और वो था जातीय घृणा। यानी लोगों को काम करा लो लेकिन उनको छुओ मत, उनको मंदिर बनवा लो लेकिन मंदिर में मत आने दो, कुआं बनवा लो पानी मत पीने दो, स्कूल बनवा लो पढ़ने मत दो। ये दुर्भावना हमारे हिंदुस्तान की एक खराबी रही है, 3000 बरस से खराबी है। जात के नाम पर हमने शोषण किया। अंग्रेजों ने आके हिंदुस्तान में एक नई बीमारी चालू कर दी, और वो चालू हुई कि हम लोगों के संपन्न वर्ग में धर्म के नाम पे घृणा पैदा कर दी, हिंदू मुसलमान की घृणा पैदा कर दी। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान का 90% मुसलमान और 80% हिंदू मजदूर है, किसान है, कारीगर है। और किसान, कारीगर, मजदूर किसी देश का नहीं खाता, देश को खिलाता है। अगर हम ये बात समझेंगे तो हम हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं कर सकते। जो आदमी इंसान के खांचे बांटता है धर्म के नाम पे या जात के नाम पर, वो देश के साथ द्रोह करता है, देशद्रोह करता है। असली देशद्रोह ये है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी, चाहे विपक्षी पार्टी के आदमी, चाहे पार्टी से हट के हो, जो आदमी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे कोई हो, जिस के अंदर ये खोट है, वो आदमी देश के साथ दगा कर रहा है। परेशानी ये है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई, संपन्न वर्ग में इतनी बढ़ गई कि अगर आप 10 लोगों से बातचीत करो तो 8 और 9 ऐसे मिल जाएंगे जो मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहता है। जब पाकिस्तान बने तो वहां चला जाए।
अभी मरकज का मसला खड़ा हुआ, अरे उन्होंने कहा कि मुसलमान तो बीमारी फैलाता है। ये सिवा घृणा जिसके रग रग में कूट कूट के चली गई, वही ऐसी सोच रख सकता है। आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं सत्ता की मदद से हुए हैं। अगर सत्ता की मदद ना होती तो अमेरिका में जो रेड इंडियंस रह रहे थे, वहाँ बाहर से जाके यूरोप के लोगों ने उनका कत्ल नहीं किया होता, उनका सफाया नहीं कर दिया होता। अगर हिटलर के हाथ में हुकूमत ना होती तो वो पूरा सफाया ना करता भी यहूदियों का और कम्युनिस्टों का और रूसियों का। जो 6 करोड़ लोग मारे हिटलर ने और जापान ने और मुसोलिनी ने मिलके, वो न मर पाते अगर उनके हाथ में सत्ता ना होती। सत्ता वर्ग जिसके हाथ में पूंजी होती है, दौलत होती है और पावर होती है, वो जुर्म करता है। बीमार आदमी दूसरे को बीमार करके कि हम सबको बीमार कर देंगे, हम खुद मरेंगे, दूसरों को मारेंगे, ऐसी दुर्भावना बहुत कम लोगों में होती है। उन्हीं में होती है जिनके अंदर के दबा के रखो, कुचल के रखो की दुर्भावना होती है। और ये हमारे हिंदुस्तान के 80% रईस लोगों में है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान। आप इस बहकावे में ना पड़ जाए। अगर आपने इस वक्त इस मानसिकता को छोड़ा नहीं तो आप भले ही बीमारी पे काबू पा लें, आप देश को गड्ढे में ले जाएंगे। अभी खबरें आ रही हैं कि सब्जी बेचने वालों का धर्म पूछा जाता है, मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो। आप नफरत में और घमंड में इतने ना डूब जाएं कि दूसरों के हक, जिंदा रहने के हक पर ही आप हमला करने लग जाएं। रावण ब्राह्मण था, राम ने मारा उसको, घमंडी था। तो कोई जात से धर्म से आदमी बड़ा नहीं होता। हिंदू था रावण, रावण ने मारा उसको। क्यों मारा? क्योंकि दूसरों की हक तलफी करता था। इस संसार में हर इंसान को रहने का हक है, मजदूर को तो खास तौर से हक है। आसाम से खबरें आ रही हैं, मुझे हैरत है। आसाम में लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको तो जेलों से छोड़ दिया गया, डिटेंशन सेंटर में लोग मर रहे हैं। और डिटेंशन सेंटर में है कौन? मजदूर। हमने एक अभी काम किया एक गांव में, मैं आसाम में दंगे के दौरान गया था और कई बार गया। मजदूर तबके के लोग रहते हैं, कोकराझार जिले में एक गांव है। तो हमने साथियों से बातचीत की कि आपकी हालत क्या? बोले हमारे तो मजदूर लोग हैं, अब गांव से निकलने नहीं दे रहे, तो मजदूर तो भूखों मर रहा है। तो मैंने एक अपील निकाली दोस्तों को कि हमने कहा कि भाई हम 80 फैमिलीज़ को 1200 रुपये का चावल का बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो आप लोग मदद करें। तो 20 लोगों ने मदद की। लेकिन एक आदमी की शिकागो से, किसी हमारे मेरे जान पहचान का तो नहीं है वो, लेकिन हमारे एक दोस्त ने उसको भेज दिया होगा वो मैसेज। तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि उस दोस्त ने कहा कि अरे भाई तो बांग्लादेशी हैं, इनकी मदद करने से तो बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है। मैंने उसको जवाब दिया कि पहली बात तो ये कि ये लोग अपने ही वतन के हैं, लेकिन ये दीगर बात है। आप समझ लें कि कोई भी आदमी जो मेहनत करके रोटी खाता है, ईमान की रोटी खाता है, उससे बड़ा ईश्वर के नज़दीक और देशभक्त दूसरा हो नहीं सकता। भले ही उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है कि आप हिंदुस्तानी हो। और जो आदमी लूट के खाता है, उससे बड़ा गद्दार, उससे बड़ा देशद्रोही दूसरा नहीं हो सकता। अब ये लोग अमेरिका में रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर से 200 गुनी ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं। और हिंदुस्तान के मजदूर को फुटपाथ पर रहने के लिए भी, अंधेरे कोने में रहने के लिए भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जरा झांक के देखें, आप हिंदुस्तानी हैं क्या? मैं समझता हूं कि इस वक्त हम इंसानियत के सबसे निचले पायदान पर हैं। जिस आदमी में दूसरों का दुख देखने की दृष्टि ना हो, वो अंधा है। जिस आदमी में दूसरों की तकलीफ का एहसास ना हो, वो पत्थर दिल है। लिहाजा हम इंसान हैं, भगवान ने बड़े सलीके से बनाया मनुष्य को, और इसलिए बनाया कि हम एक दूसरे का दुख सुख समझ सकें, आँख खोल के देखें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में विचार करें, आत्मनिरीक्षण करें। अभी 17-18 दिन का और लॉकडाउन चल रहा है।
अगर इसमें हमने आत्मनिरीक्षण करना सीख लिया, अपने पे काबू पा लिया, अपने घमंड और घृणा पर, तो हम इंसानियत के एक पायदान ऊपर आ जाएंगे और हम इस देश को इस महामारी से तो बचा ही लेंगे, हम आगे की तरक्की भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।